हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने लास्ट क्लास में देखा था विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हम किसी भी निकाय जो भी अपने थे द्वि आवेशी निकाय त्रि आवेशी निकाय, तो उसमें हम ये लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने क्या देखा था विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हम जब भी कोई अनंत से किसी आवेश को उसके विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसकी जो भी बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है, तो वो क्या है, उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है, ऊर्जा के तुल्य होती है। इसका कल हमने गणितीय सूत्र भी निकाला था। और वो क्या आया था, के क्यू अपॉन आर पी, जहाँ पे आर पी क्या है, आर पी जिस विद्युत क्षेत्र से जितने जहाँ पे आवेश रखा है उससे जो भी दूरी है वो क्या है, आरपी है। तो यहाँ पे हमने ये स्थिति ऊर्जा पढ़ लिया था कल। द्विविमीय आवेश की निकाला था तो सिंपल के Q1 Q2 अपॉन में आर आ गया। त्रिविमीय के लिए सब ऊर्जाओं का योग कर दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुंच गए। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है, शुरू करते हैं आज का, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो अभी हम स्थितिज ऊर्जा पे काम बात कर रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा आज खत्म हो जाएगा। तो इसमें हेडिंग डालो, बाह्य बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो आज हम देखने वाले हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र अपने पास कौन सा है, ई वेक्टर है, और उसमें स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि अपने पास कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है। अभी नोट नहीं करना, जस्ट समझा रहे हैं। तो देखो, अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र था, सिंपल। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर है। इस दिशा में ई वेक्टर क्या है, अपने पास एक विद्युत क्षेत्र है। अब हमने देखा था कि इसमें विद्युत द्विध्रुव, इसमें अगर हम विद्युत द्विध्रुव को रखें, तो मान लो मैं अगर एक कंडीशन ऐसे है कि मैं विद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से रख देता हूँ, जिसमें माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है। तो इस स्थिति में जो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है पी वेक्टर, वो किधर बनेगा, पी वेक्टर बनेगा इधर का। ये अपने पास इसका पी वेक्टर है, वो किधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये कहाँ पे पढ़ चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ चुके हैं कि इसकी दिशा किधर होती है। इसकी दिशा पी वेक्टर, जो भी द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो वो इधर है। और विद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो दोनों क्षेत्र इधर हो गए, तो इनके बीच का कोण क्या आ गया, थीटा जीरो। तो इस स्थिति में हमने देखा था कि ये अगर इस तरीके से रखा है, तो यहाँ पे कोई भी बाह्य कार्य करने की आ, मतलब कोई इसको स्वतः ही इस स्थिति में आएगा ये। इसको अगर हमें घुमाना है तो बाह्य कार्य करना पड़ता था। हमने इसको बल आघूर्ण में ये बात पढ़ी थी, उसमें विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाया था। तो फर्स्ट चैप्टर में ये हमने देखा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसकी खुद की संचित ऊर्जा है। क्या है, संचित ऊर्जा। जब ये इस स्थिति में है, इसके ऐसे ऐसे एक ही दिशा में है, तो ये क्या करेगा, इसी स्थिति में बना रहेगा। इसी स्थिति में क्या रहेगा, बना रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, जीरो। इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इस स्थिति में, इस स्थिति में ये गति नहीं करेगा तो गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। और दूसरी ऊर्जा फिर स्थितिज ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा क्या बची, स्थिति ऊर्जा। हमें पता है निकाय की कुल ऊर्जा होती है, जब एक ऊर्जा जीरो हो गई तो दूसरी ऊर्जा उसकी उच्चतम मान पे हो जाएगी। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी इस स्थिति में। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरे पॉइंट पे कि अगर अपने पास जो ई वेक्टर है, दूसरा केसीएल ले लेते हैं। जो अपने पास ई वेक्टर है और एक अपने पास अ, विद्युत द्विध्रुव है, ये वाला, जिसमें माइनस क्यू नीचे है और प्लस क्यू ऊपर है। पी वेक्टर किधर बनेगा, इधर। और ई वेक्टर किधर है, इधर। सही है। पी वेक्टर और ई वेक्टर अपने पास दोनों देख लिए। इस स्थिति में इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर ये जो पी वेक्टर है,
ये इसकी दिशा तो माइनस क्यू से प्लस क्यू तो इधर आ रही है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आ रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे। और यहाँ पे थीटा कितना था, 0 डिग्री। अब इस स्थिति में देखो, जो ये विद्युत क्षेत्र है इसको क्या करेगा, ये इसको घूर्णन कराएगा, इसमें गति प्रदान करवा देगा। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था माइनस क्यू क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को आकर्षित करता है। तो ये इधर आ जाएगा, और ये प्रतिकर्षण के कारण तो इसमें ऐसे घूर्णन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसमें घूर्णन भी पूछा जाए तो किधर होगा, दक्षिणावर्त घूर्णन। किधर होगा, दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में घूर्णन होगा। क्यों, ये इधर आएगा, ये इसको आकर्षित करके इधर आएगा। तो अगर इसको हम स्वतः छोड़ा जाए, बिना बाह्य कार्य किए, क्या होगा, ये खुद से ही रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। तो इस स्थिति में क्या करेगा, क्या होगा कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, उच्चतम। गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, सिंपल। और दूसरी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो। स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। तो यहीं पे समझने का ये है कि इस स्थिति में क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा इसकी जीरो है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी, देखो, इसकी परिभाषा ऐसे होगी कि जीरो स्थितिज ऊर्जा से अगर हम द्विध्रुव को किसी कोण थीटा तक घुमाएं, तो जो कार्य करेंगे, किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, बाह्य, उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मतलब कि यहाँ पे रखा है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, जीरो। जीरो से शून्य स्थितिज ऊर्जा से अगर हम कोई कोण थीटा ले ले, कोई कोण थीटा ले ले, तो वहां तक घूर्णन कराएं, तो जो स्थिति ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगी, बाह्य कार्य करने में जो ऊर्जा लगेगी, वही क्या होगी, उसकी स्थिति ऊर्जा होगी। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से इसको समझेंगे और भी समझेंगे। तो इसमें कुछ लाइन है वो लिखते हैं, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्लीन करके। और जितने भी हम होमवर्क या फिर कुछ डेरिवेशन करवाते हैं, उनको साथ साथ ही रफ में प्रैक्टिस कर लें, वरना इतना ज्यादा मटेरियल हो जाएगा कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो, इसमें लिखना स्टार्ट करें, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का तात्पर्य, तात्पर्य द्विध्रुव, द्विध्रुव की शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति से, ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण थीटा तक विक्षेपित, विक्षेपित मतलब थोड़ा सा उसमें विचलित किया जाए, विक्षेपित करने के लिए, करने के लिए उस पर किया गया बाह्य कार्य, उस पर किया गया बाह्य कार्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होती है, स्थिति ऊर्जा के तुल्य होती है। अब देखो, जैसा मैंने बताया था वही लिखा है। मैंने क्या बताया था, जब
जब पी वेक्टर, जब द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में होगा, ऐसे था, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा यू का मान क्या था, 0 था। क्यों था? क्योंकि इसमें गति ही मैक्सिमम होगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो यू कैसे हो गया, मिनिमम मतलब 0 हो गया। तो इस स्थिति से देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का तात्पर्य क्या है, कि शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति से, शून्य स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे होगी, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना स्थिति, थीटा बराबर, यहाँ पे लिख देना थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, ब्रैकेट में थीटा बराबर क्या लिखना है, 90 डिग्री। तो इससे क्या रहेगा कि अपने पास थीटा क्या था, थीटा मतलब जब 90 डिग्री था, 90 डिग्री से थीटा तक घूर्णन कराएंगे, तो वो जो भी कार्य हम बाहर से करेंगे वो क्या कहलाएगा, उसकी स्थिति ऊर्जा के तुल्य आ जाएगी। अब देखो इसमें दो केस जो हमने देखे थे वो भी नोट कर लेते हैं। एक तो हमने देखा था कि अपने पास, हाँ इसमें देख ले, ये था कि एक तो ई वेक्टर ऐसे था, ये अपने पास ई वेक्टर है, और इसमें विद्युत द्विध्रुव ये ले लिया। शुरू में तो हमने क्या माना था, पैरेलल समांतर लेके चल रहे हैं, एक ही दिशा में लेके चल रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। आवेशों का युग्म क्या कहलाता है, दो समान, समान परिमाण में और प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जो अत्यल्प दूरी पे हो उसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहा था, ये इसकी परिभाषा लिखाई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी वेक्टर तो इधर आएगा, पी वेक्टर इधर ही आएगा, इधर दिशा में, इधर पी वेक्टर आ जाएगा, और विद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो दोनों के बीच में पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर व ई वेक्टर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में है। इसको थोड़ा सा, पी वेक्टर और यहाँ पे लिख लेते हैं, और सेकंड अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला, इसमें लंबवत वाला केस लेंगे। ई वेक्टर तो इधर है, और मैं इसमें विद्युत द्विध्रुव मान लेता हूँ माइनस क्यू, नीचे ले लेते हैं, और प्लस क्यू नीचे क्यों लिया है, देखो पी वेक्टर की जो दिशा होती है ना, पी वेक्टर की दिशा वो तो होती है माइनस क्यू से, ये याद रखना है, प्लस क्यू, और ई वेक्टर की दिशा होती है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू। ये काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, और वहां से तुम दिशा देखो तो पी वेक्टर दिशा माइनस से प्लस है, तो इसका मतलब ऊपर की दिशा में आ गया, तो इस दिशा में क्या होगा, पी वेक्टर, और इस दिशा में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी वेक्टर व ई वेक्टर लंबवत है, लंबवत है, तो पहला केस में तो क्या हो गया, एक दिशा में। तो अब देखो, अब ये बात इसको लिखाने की बजाय मैं सीधा डायरेक्ट लिखा देता हूँ। इस स्थिति में तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य, या फिर मैं कह देता हूँ 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट ही इसको। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0, और स्थितिज ऊर्जा, बाकी दूसरी ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम, मैक्सिमम। और यहाँ पे इसमें गतिज ऊर्जा क्या कैसी हो जाएगी, अधिकतम, मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम। इसमें गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे समझ में आया, ये अधिकतम होगी, कारण क्या है, कि क्योंकि इसमें घूर्णन होगा, गति होगी, और यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में, ये कहाँ पे देख रहे हैं, स्वतंत्र अवस्था में इसमें घूर्णन नहीं हो रहा, गति 0, इसमें स्वतंत्र अवस्था में क्या होगा, बलागुण लगेगा,
और टॉ हमने पढ़ा है, जब बलागुण लगेगा तो इसमें घूर्णन संभव है पहले से ही। और इसमें स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो। अब हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है कि जब शून्य स्थितिज ऊर्जा, यानी कि थीटा बराबर कितना होगा, 90 से कहाँ तक, थीटा तक घूर्णन कराएंगे तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे थीटा कितना था, 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री था इन दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पे लिखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, अतः अतः बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को थीटा बराबर 90, यानी कि u बराबर 0, स्थितिज ऊर्जा u से व्यक्त करते हैं, u बराबर 0। या फिर ऐसा कर दो इसको, ऐसे मत लिखो, इसमें लिख लेते हैं अपन शून्य स्थितिज ऊर्जा, इसमें शून्य स्थितिज ऊर्जा, शून्य स्थितिज ऊर्जा से थीटा बराबर 90 डिग्री से थीटा तक घूर्णन में किए गए बाह्य कार्य के तुल्य होगी। तो थीटा बराबर कितने से, 90 डिग्री से। अब हम क्या देखेंगे, इसमें एक चित्र बना लेते हैं। देखो, अब इसकी ऊर्जा हम निकालेंगे। अपने पास क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा टॉपिक सही है, बहुत अच्छा है। अब हम स्थिति ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, द्विध्रुव कैसा होगा, प्रारंभिक अवस्था में 90 डिग्री पे, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू और ये हो गया अपने पास प्लस क्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें पी वेक्टर तो इधर है और ई वेक्टर किधर है, इस दिशा में। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति में इसमें तो स्थितिज ऊर्जा कैसी आएगी, जीरो। स्थिति ऊर्जा कैसी आएगी, जीरो। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा तो जीरो है, गतिज ऊर्जा अधिकतम है, तो बाकी दूसरी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जीरो आ रही है। तो यहाँ पे यू क्या है, शुरू में जीरो है। तो अब इसको मैं किसी कोण थीटा पे घूर्णन करवा देता हूँ, थीटा पे घूर्णन करवा दिया, तो ये माइनस क्यू यहाँ आ गया, प्लस क्यू यहाँ आ गया। ये थीटा कोण किधर से नाप रहे हैं, विद्युत क्षेत्र से नाप रहे हैं, तो ये थीटा कोण ये वाला होगा। कौन सा कोण, जो विद्युत क्षेत्र क्या है इससे ये वाला कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। सिंपल। तो अब हम इसमें लिखेंगे माना द्विध्रुव को, सबसे पहले क्या करेंगे, अल्प विस्थापन करेंगे। माना द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। तो अल्प कोणीय विस्थापन में, अल्प कोणीय विस्थापन में किया गया बाह्य कार्य, बाह्य कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, अल्प बाह्य कार्य, ऐसा लिख लेना, अल्प
बाह्य कार्य DW क्या हो जाएगा देखो, समझना। अगर आपने एक एक पॉइंट अच्छे से समझते रहे तो याद रखना इतना आसान हो जाएगा, बहुत सही। कार्य, जब भी हम कार्य लिखते हैं तो हमने क्या पढ़ते थे, W बराबर बल इंटू विस्थापन पढ़ते थे, और इनका डॉट प्रोडक्ट होता है बल और विस्थापन का। लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या है, गति कैसे हो रही है, घूर्णन। तो F और DS, F बल था तो यहाँ पे बलागुण हो जाएगा, और DS विस्थापन था तो ये कौन सा हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। तो इसमें लिख देंगे हम बलागुण क्या है, टॉर्क इंटू में कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या हो गया, डी थीटा। तो अपने पास ये आ गया टॉ डी थीटा। ये क्या आ गया अपने पास, DW। अब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो बलागुण है वो कितना आता था, क्योंकि टॉ बराबर हम क्या देखा था, पीई साइन थीटा आया था, पीई साइन थीटा। और इसको समझने के लिए हमने क्या किया था, बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी, हमने क्या निकाला था, उनका गुणनफल क्या आ गया था, टॉर्क निकाला था। तो ये हमारे पास पी साइन थीटा कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 1 से देखना है। और ये हम करवा चुके हैं, बलागुण घूर्णन में किया गया कार्य। घूर्णन जो बल लगता है वो कितना है, तो कितना आता है, पीई साइन थीटा, जहाँ पे पी और ई वेक्टर के बीच का ये कौन है, थीटा। ठीक है, तो ये मान रख देते हैं, DW बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब हमारे लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए, कहां से कहां तक घुमाने के लिए चाहिए, क्योंकि हम स्थितिज ऊर्जा हमने देख लिया कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा इसको थीटा बराबर 90 डिग्री से घुमाने में है। क्यों, इस स्थिति में शून्य स्थिति ऊर्जा है। तो हमें कहां से कहां तक समाकलन करके इसका कुल कार्य निकालना पड़ेगा, थीटा बराबर 90 से, 90 से किसी कोण थीटा तक ले लेंगे। तो इसमें लिखेंगे अतः थीटा बराबर 90 डिग्री से थीटा कोण तक घूर्णन में किया गया कार्य, किया गया बाह्य कार्य क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा या फिर बाह्य कार्य W। तो थीटा बराबर 90 से कहाँ तक, थीटा तक। ये समझ में आ गया ना, थीटा बराबर 90 क्यों किया है, क्योंकि इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा कोई चलित मान है, चलित मतलब ये कह सकते हैं हम, एक वेरिएबल है, चर मान है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। हमें चाहिएगा कि थीटा बराबर 45 तक स्थितिज ऊर्जा, तो हम थीटा क्या रख देंगे, 45। तो अब हम इसका सूत्र बना रहे हैं, तो यहाँ पे DW का मान समीकरण 1 से रख देंगे, 90 डिग्री से थीटा पीई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे क्या होगा देखो, पीई तो बाहर आ जाएगा, समाकलन में क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। अब समाकलन हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए थे, कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और ये और याद रख लेना, अगर cos थीटा का समाकलन पूछा जाए तो साइन थीटा, इसमें चिन्ह में गलती मत करना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देते हैं, पीई समाकलन आ गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ है, 90 से थीटा तक। माइनस चिन्ह को क्या करें, बाहर ले लेते हैं, पीई कॉस थीटा 90 डिग्री से थीटा। अब इसमें लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो नंबर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या है, कॉस। अब लिमिट कहाँ पे रखते हैं, जो इसका एंगल जिसके सापेक्ष समाकलन किया था ना, लिमिट उसी में रखते हैं जिसके सापेक्ष समाकलन, एक्स के सापेक्ष समाकलन होता तो एक्स की जगह रखते। अब थीटा के सापेक्ष समाकलन किया है तो इसमें क्या करेंगे, थीटा की जगह रखेंगे, तो कॉस थीटा का थीटा ही आ गया माइनस कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऐसे रख दिया। अब हमें पता है, चूंकि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो एक मान 0 हो जाएगा और बाकी कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा।
तो ये क्या आ गया, यू कितना आया, माइनस पीई कॉस थीटा। इसको चाहे तो मैं ऐसे लिख दूं, या फिर मैं इसको सदिश रूप में, देखो ये क्या है, अदिश राशि। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको अदिश गुणन के रूप में भी लिख सकते हैं। अदिश गुणन में कैसे लिख दें, माइनस तो पहले से पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में लिख दें पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यहाँ पे थीटा क्या था, पी व ई के बीच का कौन था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पी ई, पी डॉट ई। क्यों, ये किसको व्यक्त कर रहा है, अदिश गुणन को। ये किसको व्यक्त कर रहा है, अदिश गुणन, अदिश गुणन को व्यक्त कर रहा है। अदिश गुणन के रूप में हमने लिख दिया, u बराबर माइनस पी ई, पी डॉट ई। अब इसको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, माइनस पी ई कॉस थीटा। जब हमें चाहिए था क्या, टॉर्क, टॉर्क चाहिए था तो पीई साइन थीटा, स्थिति ऊर्जा चाहिएगा तो माइनस पीई कॉस थीटा। अब मैं अगर क्वेश्चन देता हूं कि 45 थीटा बराबर 45 डिग्री पे स्थिति ऊर्जा क्या है, तो तुम क्या करोगे, u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा की जगह 45 रख दोगे, सीधा ही आ गया आंसर। मैं कहता हूं कि थीटा बराबर 15 डिग्री पे इसका स्थिति ऊर्जा क्या है, तो इसमें थीटा की जगह क्या रखोगे, 15 डिग्री। तो ये अपने पास स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब इसमें केस डाल के लिख लेते हैं कुछ कंडीशन। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो जब थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, अर्थात वही केस है। देखो अब हम देखेंगे इनको, हमारे पास क्या है, वही केस लेंगे। देखो ये वाले केस ही लेके देखेंगे। एक तो हम थीटा बराबर क्या लेंगे, 0 डिग्री वाला, और एक 90 डिग्री वाला। और अब देखेंगे कि इसमें स्थिति ऊर्जा 0 आती है, इसमें स्थिति ऊर्जा अधिकतम आती है कि नहीं आती। देखो तो यहाँ पे अपने पास, अर्थात 0 डिग्री मतलब क्या है, पी वेक्टर व ई वेक्टर एक ही दिशा में। तो चूंकि u बराबर क्या हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस पीई कॉस 0। और कॉस 0 का मान कौन बताएगा, कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो माइनस पीई। तो ये क्या आ गया अपने पास, u आ गया, माइनस पीई। अब इसका परिमाण देखा जाए तो परिमाण क्या आ गया, ये मैक्सिमम मिला है। ये क्या मिला है, मैक्सिमम, परिमाण के रूप में देखा जाए, चिन्ह नहीं देखना, परिमाण देखना है तो मैक्सिमम मिला है। अब इसका सेकंड देखते हैं, केस सेकंड। जब थीटा कैसा है, 90 डिग्री, अर्थात पी वेक्टर लंबवत है किसके, ई वेक्टर के, या फिर मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, लंबवत है। इसको चिन्ह शॉर्टकट बनाने का तरीका है, लंब दिखा दिया, चिन्ह लंब का चिन्ह लगा के, तो ये कैसे हैं, लंबवत हैं। तो हमारे पास क्या पता है, चूंकि u बराबर क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा, ये याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। तो माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मतलब 0। तो इसलिए अपने पास क्या आ गया, 0। ये इसका क्या हो गया, मिनिमम मान। तो ये अपने पास इसका मिनिमम मान आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा, जो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, तो उसका जब 90 डिग्री है तो उस स्थिति में प्रारंभिक में स्थिति ऊर्जा क्या है, मिनिमम। तो यहाँ इस वाली कंडीशन से जो भी कोण थीटा पे हम घूर्णन कराएंगे, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, स्थिति ऊर्जा, जितना भी बाह्य कारक करना पड़ेगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि पहले से स्थिति ऊर्जा अधिकतम है और गतिज ऊर्जा 0 है। तो ये
डेरिवेशन हमें करना है। और डेरिवेशन कुछ नहीं है, समाकलन क्या करना है, 90 से थीटा करना है। तो बस ये अंतर यही है, याद ये रखना है फॉर्मूला, ये याद करके चलना है, ये कभी भूलना नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब हम अगला डाल लेते हैं। अगला पॉइंट है इसके मात्रक देख लेते हैं, स्थिति ऊर्जा के मात्रक। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक एवं विमाएं। सबसे पहले तो ये समझिए, इसको डायग्राम बना लीजिए, हल्का सा डायग्राम, ज्यादा नहीं है, कि अपने पास जितने जो भी ऊर्जाएं होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। ऊर्जा कितनी होती है, दो प्रकार की। पहली गतिज ऊर्जा, और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। और हमने 11th क्लास में पढ़ा है, इन दोनों को मिला के जो ऊर्जा बनेगी वो क्या कहलाएगी, कुल ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखो, एक संक्षेप में बता देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो आगे बहुत सारे एग्जाम में काम आती है। जो गतिज ऊर्जा है वो किसके कारण प्राप्त होती है, गति के कारण, गति के कारण। और स्थितिज ऊर्जा है वो किसके, स्थिति विन्यास के, स्थिति विन्यास के कारण प्राप्त होती है। स्थिति विन्यास के कारण प्राप्त होती है। ठीक है। अब ये गति के कारण प्राप्त होगी, तो इसमें गतिज ऊर्जा सदैव कैसे होती है, गति, यानी कि जो ऊर्जा है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसमें क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो इसमें वेग का मान क्या है, देखो ये v बराबर क्या है, स्क्वायर में है, और द्रव्यमान कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता। mv² है, वेग स्क्वायर है, और m कैसा है, धनात्मक। तो ये ऊर्जा सदैव कैसा आता है इसका मान, ये सदैव कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। और ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है। अब अपने पास क्या है, ये दोनों क्या है, ऊर्जाएं हैं। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसमें नीचे लिख लेते हैं, ऊर्जा कोई सी भी हो, ऐसा नहीं है कि गतिज ऊर्जा का मात्रक या अलग ऊर्जा अलग होगा, ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, मात्रक जूल हो गया। अब इसकी बीमाएं, जूल को कैसे लिखते हैं, देखो हमने डब्ल्यू बराबर क्या पढ़ा था, एफ इंटू डी एस पढ़ा था। तो बल इंटू विस्थापन था, कार्य। तो अपने पास क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या है, बल का बीमा लिख लेते हैं याद रखने के लिए। बल क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन क्या हो गया, मीटर। तो यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, तो इसका क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ये आ गया मात्रक। अब इसका देखो बीमाएं, बीमाएं कैसे निकालेंगे, देखो क्या आ जाएगी, एम, द्रव्यमान क्या है, केजी की बीमा क्या है, 1। तो मैं इसमें लिख देता हूँ m1। और इसमें लेंथ, लंबाई की बीमा क्या है, 2। तो मैं इसमें लिख देता हूँ 2। और सेकंड समय की -2। तो बीमाएं क्या आ गई इसकी, m1l2t-2, m1l2t-2। तो इस प्रकार से इसके मात्रक और बीमाएं आज हमने देख लिए। और यहाँ पे ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि ये धनात्मक होती है, संभव है कि नहीं है। स्थिति, ये गतिज ऊर्जा वाला पोर्शन है, ये स्थिति ऊर्जा वाला है। ये स्थिति विन्यास के कारण प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा गति के कारण प्राप्त होती है। और हमने आज देखा कि विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कैसे हम निकालते हैं, क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का तात्पर्य क्या था, उसको 90 डिग्री से विक्षेपित करवाने के लिए
जो थीटा कोण तक विक्षेपित करवाते हैं उसमें किया गया बाह्य कार्य ही क्या था, विद्युत स्थिति की स्थिति ऊर्जा थी। केवल इसमें दो लाइन के लिए अगर आपको ये डेरिवेशन करना है दो लाइन में, तो सिंपल यही डेफिनेशन लिखेंगे कि 90 डिग्री से थीटा तक विक्षेपित करने के लिए विद्युत ध्रुव को जितना बाह्य कार्य करना पड़ेगा उसी के तुल्य होती है। और सीधा ही आप ये वाले कंडीशन ना दिखाओ, एग्जाम में अगर छोटा क्वेश्चन आए तो ये वाले मत दिखा के सीधा ये लिख देना, सीधा यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, यहीं से किया गया अल्प बाह्य कार्य, यहाँ से घूर्णन किया और इसमें ये मान रख के इसका समाकलन करके और अपने पास ये सूत्र आ जाएगा और ये दोनों कंडीशन दिखा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला कल स्टार्ट करेंगे विद्युत विभव। तो उसके लिए कल नेक्स्ट वीडियो में विद्युत विभव स्टार्ट करेंगे। इसको जब तक रिकॉर्डिंग जब तक इसको प्रैक्टिस करिए, रफ में प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।